नमस्कार साथियों। बहुत ताकत होती है पैसों में। अगर पास में बहुत बड़ा संपत्ति हो, उसके बाद सामने वाले की कोई हैसियत इस दौर में मायने रखती ही नहीं। अगर आप नोटों के बंडल के ऊपर ही बैठे हो तो फिर आप किसी को भी कोई भी गारंटी कभी भी दे सकते हैं। ये वादा किया है तो हम पूरा करेंगे, आप लिख डालिए। ये संवाद कोई आज का नहीं है। भारत देश के भीतर तो जिसके पास भी बहुत संपत्ति रही, उसने सामने वाले को कभी कुछ भी नहीं समझा, और नहीं समझा तो गारंटी ही दे डाली। इस बात की गारंटी कि अब हमने कह दिया है तो वो पत्थर की लकीर है। वर्तमान समय में तो यही गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। आप याद कीजिए, चुनाव के समय में वो तमाम जगहों पर एक ही बात, एक ही शब्द रेंगता रहा कि मोदी की गारंटी। सवाल ये नहीं कि मोदी की गारंटी के मतलब इस देश के भीतर प्रधानमंत्री जिन वादों को कर रहे हैं, उसको इस बात को गारंटी इस बात को लेकर के दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री है। सवाल यहां पर यह है कि जिस बात की गारंटी दी जा रही है, वो पैसा कहां से आता है, वो पैसा किसका होता है। इस देश के भीतर में हर चीज का एक अलग बजट होता है। बजट के मुताबिक पैसा खर्च किया जाता है। अलग अलग योजनाओं के भीतर उतना ही पैसा जाता है। और इस भारत देश के भीतर बढ़ती हुई महंगाई हो या फिर घटता हुआ रोजगार हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां तक कि राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल डोनेशन जो मिलता था राजनीतिक दलों को, या फिर जो मिल रहा था या मिलता है या फिर मिलेगा आगे, व्यवस्था ऐसी कर डाली कि विपक्ष के हाथ में कुछ भी ना मिले, या मिले भी तो थोड़ा सा मिले। चाहे सारा पैसा अननोन सोर्स से हो या फिर अज्ञात उसको कहिए, सूत्रों से कहिए, या फिर जिस भी तरीका से, या इलेक्ट्रल बॉन्ड ही उसमें क्यों ना शामिल किया जाए, अलग अलग ट्रस्ट के जरिए हो, पैसा जब आ रहा हो, या फिर कॉर्पोरेट अगर पैसा दे रहा हो, सारा का सारा पैसा नहीं तो 80% पैसा तो भाजपा के यानी बीजेपी के पास आना चाहिए। अगर इतना पैसा होगा तो गारंटी तो किसी भी बात को किसी को भी लेकर के दी जा सकती है। तो फिर गारंटी की होड़ मच गई। 3 चुनाव के भीतर कितना खर्च हुआ, बीते 3-4 चुनाव के अगर औसत देखिएगा, उसकी बढ़ती हुई रफ्तार को देखिएगा, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि हर चुनाव के भीतर करीब करीब 10 से 20 हजार करोड़ के बीच में खर्चा हो ही जाता है, जो इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया जाता। और ये खर्चा बढ़ता हुआ जाता है। लेकिन फिर वहां पर एक ही सवाल कि इतना पैसा कहां से आता है। तो पैसा कहां से आता है, गारंटी क्यों दी जाती है, गारंटी की ताकत का जो है असल वजह जो है, या उसका चेहरा, या असल चेहरे की जो ताकत होती है वो कहां तक छुपी हुई है, क्यों ना इसकी बात की जाए। क्योंकि संसद सजी हुई है, संसद के भीतर में सवाल लगातार उठ रहे हैं, सरकार के आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं। और ऐसा पहली बार खुले तौर पर जब भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्तीय जो फाइनेंस स्टेट में मिनिस्टर, जो स्टेट के होते हैं, जो इस बात की जानकारी देते हैं, सवाल के जवाब देते हुए, कि बीते 5 सालों में जो बैंकों से कर्ज लिया गया वो करीब करीब 10,60,000 करोड़ का था, और हमने उसमें से 50% से ज्यादा जो रिटर्न ऑफ किया है, टेक्निकली माफ किया है, वह भारत देश के बड़े कॉर्पोरेट का है। यह कहने से बिल्कुल भी हिचके नहीं कि 50% से ज्यादा, यानी करीब करीब 5,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है भारत देश में कॉर्पोरेट को माफ किया गया। वो पैसा क्यों, कहां, किधर गया, कैसे गया, ये अलग अलग पार्लियामेंट के भीतर तर्क दिया गया, और अलग तर्क आरबीआई भी देता है। लेकिन इसी संसद के भीतर में जब अलग अलग सवाल उठते हैं तो सरकार के ही आंकड़े एक निकल करके आते हैं कि 2014 से 2023 के बीच भारत देश में जो महंगाई बढ़ी है वो 56% औसत बढ़ी है। यानी 56% औसत बढ़ी है, एवरेज बढ़ी है। लेकिन दूसरे तरफ देखिएगा, कॉर्पोरेट जो पैसा फंडिंग के जरिए दे रही है, उसमें एडीआर की एक रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि उसमें बढ़ोतरी करीब करीब 50% से ज्यादा की हुई है। और इस कॉर्पोरेट फंडिंग ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जिक्र उसमें नहीं है, जिसकी रफ्तार तो 750-800% की रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई, और इतना पैसा इस दौर में आता चला गया। खुद संसद के भीतर जानकारी जब इस बात की दी जाती है कि दूध की कीमत बीते 9 साल में 61% बढ़े हैं, जो टमाटर है उसकी कीमत 115% बढ़ी, जो दाल है, तुअर की दाल है, वो भी 120% बढ़ी। इस समय में रोजगार खोजने जो निकलते थे, जिनके पास डिग्रियां हैं, जो ग्रेजुएट है,
जो मास्टर किए हुए हैं जिनकी उम्र 25 साल हो गई, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें 42 यानी 42% रेट है। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, लेकिन अभी क्या फर्क पड़ता है। इसी संसद के भीतर तो जवाब मिला कि करीब करीब इस देश में 5 साल में 10,60,000 करोड़ में से 5,90,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का पैसा था जिसको माफ किया गया। जो करीब करीब 23,000 लोग थे, यानी 2300 जो लोग थे, जो 5-5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा कर्ज लिया था 2300, उनको भी माफी कर दिया गया। अगर उसको जोड़िएगा तो कुल 2 लाख करोड़ वो भी हो जाएंगे। कुछ लोग वेलफेयर डिफॉल्टर होते कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, इसमें कॉर्पोरेट, बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन और सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी शुमार कर दिया गया। 2600 यानी उसमें से ऐसे 23 लोग थे जिसमें इस देश के अंदर 1,96,000 करोड़ माफ किया गया, जो बैंकों का बोझ था। सवाल इतना ही तक नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई के जरिए एक जवाब जब मांगा तो उसमें एक एवरेज जो निकल करके आया कि भारत देश में रईसों का कर्ज जो माफ होता है हर साल, वो करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए माफ किए जाते हैं। और जब 2 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं तो किसी के जहन में पीएम मोदी की गारंटी गूंजेगी कि जब वो पीएम मोदी गारंटी दे रहे हैं तो याद कीजिए कि उन्होंने 5 केजी अनाज मुफ्त 2028 तक देंगे, इसकी भी गारंटी दे दी। गारंटी पूरी की, लौटे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक तक बुलाई, उसके ऊपर मोहर लगा दी। उस पर खर्चा करीब करीब 2.25 लाख करोड़ का आता है। 1,70,000 करोड़ का खर्चा हर साल पड़ेगा, लेकिन 1,70,000 करोड़ में 5 किलो अनाज 81 करोड़ लोगों के अंदर बट जाता है। और भारत देश के अंदर औसत कर्ज लेकर के ना चुकाने वाले रईसों को 2 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। वो पैसा कहां जाता है, वो पैसा कहां गया? जिन 5 लाख करोड़ का जिक्र राज्य के मंत्री ने संसद के भीतर सोमवार के दिन ये कहते हुए कहा कि करीब करीब 50% पिछले 5 साल में जो माफी दी गई है वो 50% बड़े कॉर्पोरेट घरानों की है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? हमें लगता है आज इस बात को बताया जाए कि पीएम मोदी को एक पल के लिए उनकी गारंटी को जरा सुनिए या फिर इस नारे को समझिए, फिर उसी गारंटी के तौर पे आपके मन में भी एक नया जोश उभरेगा। तब आपको पता चलेगा देश का काला कच्चा चिट्ठा कहता क्या है। सुनिए। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब पीएम मोदी की गारंटी का एक अलग ही मजा है, उसका अलग ही एक जुनून है, एक अलग नशा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कमोबेश भारत देश के हर समुदाय विशेष को लगातार गारंटी देते हैं कि वो पूरा करेंगे। वो गारंटी बुजुर्गों को लेकर के हो सकती है, बच्चों को लेकर, विधवाओं को लेकर के हो सकती है, दिव्यांगों को लेकर के हो सकती है, गरीबों को लेकर के हो सकते हैं, जिनके पास छत नहीं है उनको घर तक देने की गारंटी देते हैं। वो तो भारत देश के तमाम जो करप्ट हैं उसको भी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी गारंटी दे देते हैं। उस गारंटी का जो मजा है उस पैसे के अंदर छुपा हुआ है। जो पैसा कहां से आता है, वो कहां पहुंच जाता है, इसको कहने वाला, बताने वाला भारत देश के अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन गारंटी का जिक्र अगर किया जाता है तो बात वहीं से शुरुआत करते हैं कि पीएम मोदी ने जितनी छूट गारंटी के तौर पर भारत देश के भीतर दे रखी है, अगर उस रकम का थोड़ा सा भी भारत देश की योजनाओं से अगर जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। औसत तो सिर्फ आपको एक बात बताया कि 2 लाख करोड़ हर साल माफ किए जाते हैं कर्जदाताओं को, जो रईसों के होते हैं, कॉर्पोरेट घरानों के होते हैं। बाकी हिस्सा तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 9 साल, 9.5 साल का जब पूरा काला कच्चा चिट्ठा देखिएगा तो 2 रकम सामने आएंगे। तमाम बैंकों से 25 लाख करोड़, सरकारी बैंक से करीब 15 लाख करोड़, लेकिन इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब सोचिए, गारंटी तो मिड डे मील की भी दिया जाता था। मिड डे मील को भी इनका नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया, उसकी भी गारंटी दी। 11,600 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। आवास योजना प्रधानमंत्री के नाम पर, उसमें कितने रुपए खर्च किए गए? 80,000 करोड़ रुपए, एक्यूरेट 79,590 करोड़ के आसपास। नेशनल एजुकेशन मिशन जो शुरू हुआ, उसके एजुकेशन की भी गारंटी, उस पर कितना खर्च? 38,965 करोड़ रुपया। भारत देश में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड
ट्राइब्स को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के गारंटी, उनका 4,925 करोड़। कितना खर्च ये, और युवा तक पर सब्सिडी के तौर पर देने का, और उस पर भी करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी। और तो और बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है 9,636 करोड़ रुपए का। लेकिन जब जिक्र यहाँ पर होता है दिव्यांग, बुजुर्ग, विधवा का, तो यहाँ पर जिक्र उन गारंटी का भी कर देना चाहिए जो भारत देश के भीतर में लूटते गए हैं। लूटने के बाद वो कंगाल हो जाते हैं, कंगाल होने के बाद खुद को बैंक करप्टी यानी आईबीसी के हवाले कर देते हैं। उसके बाद एनसीएलटी उसमें फैसला दे देता है, लेकिन क्या वाकई पैसा लौटता है? वाकई पैसा तो नहीं रह जाता। एक पूरी एक लंबी कहानी है भारत देश के भीतर में, चाहे डीएचएफएल की हो, चाहे सबसे पहले भारत देश में आईएलएनएफएस 95,000 करोड़ रुपए वहां से गायब किए गए। क्या वो निकल करके बाहर आए? डीएचएफएल के जब बात कर रहे हैं तो इसके भीतर जिनका पैसा लगा होता है वो तो वरिष्ठ नागरिक थे, यानी सीनियर सिटीजन होते थे, विधवाएं होते थे, उसमें दिव्यांग होते हैं, जो कैथलिक, जो कुछ इंस्टीट्यूट जो पैसा लगाते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप के जो इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं उसका भी पैसा होता है उसमें, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उसका भी पैसा लगा हुआ था। एनसीएलटी फैसला दे देती है, लोग नाराज होते हैं, उनका पैसा मिला नहीं, दोबारा से नया फैसला आता है, फिर से वही स्थिति। और इस दौर में भी डीएचएफएल जो भी है, वो डीएफएल जो है कानूनी तौर पर जो अगर कोई कार्रवाई करे तो जीवन भर की पूरी कमाई एनसीएलटी के प्रोडक्ट तले अब गायब हो गई। और ये गायब कौन किया? डीएचएफएल के जरिए गायब किया। डीएचएफएल का पैसा कहाँ कहाँ लगा? रियल एस्टेट के भीतर, बॉलीवुड के अंदर, भारत देश के अंदर तमाम रईसों के बीच में वो पैसे लगातार बढ़ते गए, अलग अलग जरिए से कॉर्पोरेट उसका लाभ उठाते गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगर बैंकों की परिस्थिति अगर भारत देश के अंदर आप देखिएगा, गारंटी किसी ने इस पे दी? यस बैंक, पीएमसी, लक्ष्मी विलास बैंक, बीका। वहां पर किनका पैसा जमा था, उनका क्या हुआ? क्या इस दिशा में सोचने की, कोई गारंटी लेने की परिस्थिति में कोई आगे आया? बिल्कुल भी नहीं आया। अगर नहीं आया, इन परिस्थिति में भारत देश के तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के सरकार गारंटी दे रही थी। एक पल के लिए जरा आप समझिए कि भारत देश के ऊपर जो कर्ज है वो मार्च 2023 के अंदर करीब करीब 152 लाख करोड़ का था, जो भारत सरकार के ऊपर कर्ज है, जो भारत सरकार ही जानकारी देती है कि देखिए इस दौर में हमने और कर्ज लिया है। और मार्च 2024 में जब पहुंचिएगा तो ये करीब करीब 170 लाख करोड़ के आसपास होगा, यानी 17-18 लाख करोड़ इस दौर में और कर्ज बढ़ेगा। लेकिन सवाल इतना ही नहीं, सवाल यह है कि गारंटी लेने की जो ताकत है ये कहां से आती है? जब गारंटी लिए जाते हैं तो उसके पीछे का जो हिसाब किताब क्या होता है? अगर हिसाब किताब उसका आंकड़ा ऐसा है जिसमें हर कॉर्पोरेट आईबीसी के पास पहुंचे, खुद को दिवालिया घोषित कर दे, एनसीएफटी दे दे, सरकार का एक कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे अगला सवाल जो छिपा होता है कि अगला जो पैसा लिया उसमें जिसका पैसा लगा हुआ होता है, उन पैसों को लेकर के क्या कोई भरपाई होती है या फिर एक फैसला तक ही हो रहता है? भरपाई अगर होती है, फैसला होता है, दोनों को अगर आपस में जोड़िएगा उसके बाद समझिए पूरी खेल को कि भारत देश के भीतर किस रूप में किसी कॉर्पोरेट घराने को जब पैसा बैंक से लेती है, जब वो पैसा नहीं लौटा पाती है तो कौन क्या कहता है? संसद के भीतर में मंत्री महोदय का कहना होता है कि सरकार कॉर्पोरेट कर्ज को माफ करने में कोई राशि खर्च नहीं करती और बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता। दूसरी तरफ आप देखिएगा आरबीआई का कहना है कि देखिए डिफॉल्ट करने वाले जो भी उधारकर्ता होते हैं उनके ऊपर उन्हें कोई परिणाम भुगतना नहीं होता। यह एक स्थिति है। अब यहां से एक बात और, जो लोग इस दायरे के भीतर आते जाते हैं वो पैसा सरकार को तो दे रहे हैं, सरकार तो फंडिंग तो वहां होती होगी, वो फंडिंग कितना होगा, कितना राजनीतिक फंडिंग होगी? आप इसको अगर जोड़िएगा इतना पैसा जो एक, अब थोड़ा सा एक आंकड़ा बताते हैं कि अप्रैल से दिसंबर 2022 कॉर्पोरेट पैसा देता है 91,000 करोड़ रुपए। इसको संसद में जानकारी दी जाती है मार्च 2023 के महीने में, जब बजट सत्र चलता है। उसमें वे जानकारी देखते हैं कि देखिए एसबीआई का जो माफ किया गया है वो 17,356 करोड़ होता है, यूनियन बैंक का 16,457 करोड़ होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 13,032 करोड़ होता है। ये टॉप 3 बैंक है। लेकिन सवाल यह है कि जो इसके हिसाब से या जिन लोगों ने यहाँ पैसा लिया, क्या उनका कोई मामला
आईबीसी के अंदर गया या एनसीएलटी में गया जहां पर अपने तौर पर खुद को दिवालिया घोषित कर दे और उनकी जिंदगी के ऊपर कोई असर पड़ा? दोनों बातें हैं। मामला अगर पहुंचा, अगर जिंदगी पे असर नहीं पहुंचा, तो फिर आरबीआई का वो कहना है कि परिणाम भुगतना नहीं पड़ता, खुले तौर पे ही साफ नजर आया, लाभालाभ की स्थिति में होती है। सरकार का जो कहना होता है उनको कोई लाभ नहीं होता, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि चार्टेड पे अभी भी वो घूम रहे हैं, चार्टेड प्लेन पे अभी भी वो घूम रहे हैं। अब देखिए, एक बात और इसमें साफ है कि दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पे जो चार्टेड खड़े होते हैं, जो उतरते हैं, जो अलग अलग कॉर्पोरेट घराने के होते हैं, अलग अलग रईस इंडिविजुअल्स को होते हैं, उसकी जानकारी में ये निकल के आता है कि करीब करीब 102 चार्टेड प्लेन ऐसे हैं जिन कंपनियों के जो मामले खुद को कंगाल करने की या कंगाल घोषित होने के लहजे में आईबीसी के पास पड़े हुए हैं। कुछ में एनसीएलटी ने उसके ऊपर फैसला तक दे दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में चार्टेड के भीतर ही चल रही है, और वो राजनीतिक फंडिंग करे या फिर राजनीतिक फंडिंग करवाएं, ये दोनों बातें चलती है। इसका असर ये पड़ता है कि भारत देश के भीतर में जितनी भी राजनीतिक फंडिंग होती है या फिर की जाती है, फिर कराई जाती है, वो पैसा 80% यानी कम से कम 80% के आसपास वो केवल भाजपा के पास आता है, वो बीजेपी को मिलता है। इसकी एक जानकारी और ये भी है कि अलग इलेक्टोरल बॉन्ड को आप अलग कीजिएगा, जो बीते वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर था, उसमें बीजेपी को 719 करोड़ मिले, कांग्रेस को कितना मिलता है? 79 करोड़। पिछले साल उससे पहले देखिएगा, कांग्रेस को 614 करोड़, भाजपा को मिलते हैं बीजेपी को 614 करोड़, कांग्रेस को 95 करोड़। एक एक स्थिति है, आंकड़ों का समझिएगा। और भी आगे समझिए कि जो पूरा का पूरा जो इनकम दिखाया जाता है 2021-22 को, जो आखिरी इलेक्शन कमीशन जो डाटा निकाला और इनकम टैक्स वाला जो डाटा देता है, उसमें जो पिछले वर्ष का वो जारी नहीं किया, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है उसमें करीब करीब एक जो आंकड़ा बनता है कि इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के पास जो जानकारी पहुंची, उसमें भाजपा ने 2021-22 में 1917 करोड़, इतना पैसा उसको राजनीतिक फंडिंग के भीतर आ गया। ऐसा इतना फंडिंग कौन दिया, किस रूप में दिया? कांग्रेस को मिले 541 करोड़। यानी इस तरीके से बीते फाइनेंशियल ईयर के भीतर देखिएगा 2022-23 के भीतर तो ये 2000 करोड़ रुपए को पार कर जाते हैं, जो केवल भाजपा के हिस्से में आते हैं। बाकी तमाम नेशनल राजनीतिक दल को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये 500 करोड़ तक भी नहीं छू पाते, यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए पार कर जाते हैं। नेशनल पार्टी ने, बल्कि रीजनल पार्टी को भी अगर जोड़ दीजिएगा तो उसको मिलाकर के भी 600-700 करोड़ रुपए के आसपास सब मिलाकर के भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन भाजपा अपने बूते 2000 करोड़ रुपए पार कर जाते हैं जो राजनीतिक फंडिंग होती है। यहाँ पर एक सवाल और, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर अगर औसत निकालिएगा तो 10 से 20 हजार करोड़ रुपए यहाँ पे फूंक दिया गया चुनाव में। ये औसत बीते चुनाव को लेकर के भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो कर्नाटक के भीतर जो खर्चा हुआ, उसकी जो बढ़ोतरी हुई, उसको भी आप एनालाइज कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा। पश्चिम बंगाल में खर्चा किया गया, उसकी बढ़ती हुई औसत, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भीतर जो खर्चा किया गया उसका भी अगर औसत आप निकालिएगा तो सामने आएगा कि एवरेज अगर उसको निकालिएगा तो 15,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च कहीं किसी चुनाव में हो ही नहीं रहा। 15,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा कहां से आता है? और इस समय में राजनीतिक फंडिंग जो सामने आती है, दिखाई देती है, वो 2000 करोड़ पे ही। आप तो 15,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा कहां से आता है? ये पैसा ब्लैक मनी का था, मनी लॉन्ड्रिंग का था, किस बात का पैसा था, कहां से था, किनका था? तो एक बात और इस दिशा में आगे बढ़ी है, और जिसका बात हम आपसे करते थे कि डीएचएफएल के दायरे में, और उसके बाद अडानी ग्रुप को लेकर के सेल कंपनियों का जिक्र कई बार हुआ है, हमने भी कई बार किया। सेल कंपनी कितनी बड़ी तादाद में थी, लेकिन यहाँ पर डीएचएफएल का बात इसलिए कर रहे हैं आपसे क्योंकि अक्टूबर 2019 के भीतर जब ईडी ने छापा मारा था, उसके बाद जिन बातों को जानकारी सामने आई, उसके भीतर जो जानकारी निकलती थी कि जो सरकार चलाते थे, जो कल्याणकारी सब्सिडी फंड होता है, वो भी पीएम मोदी आवास योजना के तहत होती है, उसमें करीब करीब 2,60,000 करोड़ फेक घर का जिक्र होता है। सॉरी, 2,60,000 घर का फेक जानकारी होता है। जो फेक लोन गारंटी कर दिया गया वो करीब करीब 14,000 करोड़ का होता है। और उसमें कहा गया जो सेल कॉर्पोरेशन है, कंपनियां हैं, राजनीतिक फंडिंग है, उसके भीतर ये पैसा दिया गया, करीब करीब 11,755 करोड़ का होता है। अब यहाँ पर एक कंपनी का हम बात की आपसे, उस समय में आप ये देखिएगा तो करीब करीब सैकड़ों कंपनी लाइन में खड़ी होती है। सैकड़ों कंपनी के पास चार्टेड प्लेन अपना एयरपोर्ट पे लगा होता है। सैकड़ों कंपनियों के मामले एनसीएलटी और आईबीसी के अंदर फंसे हुए होते हैं।
क्या ये पूरी कानून का एक नया रूप निकल करके आता है, जिसने ये कहता कि सरकार इसलिए गारंटी लेने को अभी तैयार है क्योंकि उनको पता है कि पैसा घूम फिर करके तो उसी के पास आना है, और उस पैसे को वो करेंगे क्या? जितनी रहीसी है वो तो भारत देश के टैक्स पेयर के पैसे से हो ही जाता है पूरा। हवाई जहाज अगर चाहिए बहुत शानदार, उसके भीतर 9,000 करोड़ रुपए खर्चा, वो कहां से पैसा आता है? टैक्स पेयर का पैसा होता है। जो गाड़ियां का काफिला होता है, दुनिया के सबसे बेहतरीन गाड़ी चलती है, करोड़ों की जो गाड़ी की लाइन चलती है, जो पूरा रैली जो चलता है, वो कहां से आता है? टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो टैक्स पेयर का पैसा दिखा दिया जाता है कि हम रईसी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन चुनाव के समय में ये पैसा नहीं दिखाया जाता क्योंकि उसकी तादाद इतनी बड़ी होती है, क्योंकि भारत देश में वोटरों की जो संख्या वो कम नहीं होती है, हमेशा लगातार बढ़ती है। और महंगाई इस समय में 56% अगर बढ़ गई है, खुद संसद के भीतर ये जानकारी दी गई है, तो फिर इस समय में जो पिछली बार 500 रुपए लेते थे, इस बार 2,000 लेंगे। जो 2,000 लेकर वोट देते थे वो 5,000 की मांग करेंगे। मांग तो उनकी पूरी करनी होगी। चुनाव के समय पैसा लगाया, वोट तो उसको चाहिए। वोट चाहिए तो इसका एक अलग गणित मिलता है। इस पूरे समीकरण को एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक एडीआर जो होती है, उसने जो व्याख्या किया था, इस पे जो विश्लेषण किया कि जितना पैसा किया जाता है अननोन सोर्स के जरिए जो आता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी पैसा होता है, उसको अगर जानकारी भारत देश के लोगों को होना चाहिए, एडीआर को कहना था। लेकिन इस पे खामोशी, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट उस फैसलों को सुरक्षित रखे हुए है। अननोन सोर्सेस को लेकर के इलेक्शन कमीशन खामोशी बरत दी है। तो यहाँ पे संदेश क्या निकलता है? संदेश बहुत साफ है कि भारत देश में जो गारंटी दी जाती है और गारंटी जो ली भी जाती है, उसके पीछे का जो सच है वो एक है कि पास में बहुत पैसा है, और उस पैसे का मतलब बहुत साफ है कि अगर आप उसको गिनना शुरू कीजिएगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा जो दिया जा रहा है, मिल रहा है, जो 2018 के भीतर और नवंबर 2023 के भीतर, इसके बीच की रफ्तार अगर देखिएगा तो करीब करीब 795% से ज्यादा की होती है। यानी ये कहे 795% बढ़ा दीजिए पैसा। इतना पैसा इस समय में आने लगा। जो कॉर्पोरेट का डोनेशन होता था उसमें करीब करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। अब एक सरल छोटा सा जो एक डाटा है, जो भाजपा को कभी इसको बताने से घबराती नहीं है, क्योंकि नॉन सोर्सेज का जिक्र है, नॉन सोर्स का जिक्र नहीं है कि हाँ ये पैसा आता है। बीजेपी भाजपा बताते हैं कि हर दिन उसके पास 2 करोड़ रुपए जो है हर दिन डोनेशन के आते हैं। कांग्रेस का कहना है कि 21 लाख रुपए हर दिन डोनेशन के आते हैं। जो डोनेशन जितना भी वहां पे आता है, अलग अलग माध्यमों से आता है, उसमें करीब करीब 80% के आसपास, 80% के आसपास भाजपा को जाता है, 12% के आसपास कांग्रेस को जाता है। तो 80 या 12, 92 और 8% में सब में बढ़ जाता है। तो गारंटी कौन नहीं देगा जिसके पास इतना पैसा हो? पैसों की पूरे एकदम गड्डी पे बैठे हो तो उसके बाद कोई आपको रोकने वाला नहीं, तो फिर ईडी इस देश के इशारे के ऊपर चलती है, सरकार के इशारे पे चलती है। ईडी जहां जहां जितना भी पैसा को जब्त करती है, उसके भीतर कभी आप ये बात सुने हैं कि उस पैसे के राजनीतिक ट्रेल से जुड़ी हुई परिस्थिति हो, मनी लॉन्ड्रिंग की, या फिर वो राजनीतिक ट्रेल जो नजर आती है, पॉलिटिकल ट्रेल, वो भाजपा तक जाए या सत्ताधारी पार्टी तक जाए? ऐसा कभी आपको दिखा नहीं होगा। नौकरशाही का पैसा हो, बिजनेसमैन का पैसा हो, कॉर्पोरेट घराने का पैसा हो, इंडिविजुअल किसी और का पैसा हो, किसी के पास अलग अलग माध्यमों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या फिर सेल कंपनियों के जरिए जो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सरकार ने हजारों हजार लाखों सेल कंपनियां को बंद की, इसके बावजूद भी सेल कंपनियां चलती है, जो अलग अलग रिपोर्ट में निकल के आते हैं। यहाँ पे एक बात और, क्या भारत देश में जब चुनाव के समय में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी जो जब जनता को गारंटी देती है, तो फिर जनता किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी? सवाल पीएम मोदी या प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या सीएम का नहीं है। सवाल इस रहीसी का है कि ये दिखा करके बताया जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है, और इस देश के, भारत देश के भीतर में आर्थिक गड़बड़ियां बिल्कुल ना हो, इसके लिए जो जांच एजेंसियां हैं, जो संस्थाएं हैं, जो ईडी है, उस तरफ नजर तक नहीं देती है, और गारंटी दर गारंटी लगातार दिए जाते हैं और आप कुछ नहीं करते। देखते रहिए। जय हिंद।